बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर ज़की अब्बास। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 5 जो कि लिक्विड स्टेट और उसकी एक टिपिकल प्रॉपर्टी इवेपोरेशन और उसके ऊपर कौन से असरअंदाज होते हैं फैक्टर्स, उनको स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बेटा चैप्टर में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को, जो लॉज रिलेटेड टू गैस थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हमने लिक्विड स्टेट को स्टार्ट करना है। तो बेटा अगर आप देखें, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो अगर आप देखें, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसीज होती हैं ये ना होने के करीब होती हैं, बहुत कम, ना होने के करीब। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेस होती हैं, और लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। लिक्विड के अंदर लेस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसीज होती हैं और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। उसके अलावा आपके पास जो लिक्विड होता है उसका कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा था कि गैसेस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन बच्चे लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड का आपके पास कोई भी ज़ाहिरी शक्ल नहीं होती। लिक्विड हैव नॉट डेफिनेट शेप, इनकी कोई भी आपके पास डेफिनेट शेप नहीं होती। हम जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में लिक्विड को डालते हैं ये उनकी शेप अटेन कर लेते हैं। लिक्विड की टिपिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। जो लिक्विड बेसिकली प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनमें से आपके पास एक प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन। आज हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ना है कि इवेपोरेशन क्या है, कैसे होती है और इसके ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामल कौन कौन से हैं। उनके अलावा आपके पास एक प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिफ्यूजन एंड डेंसिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने एक एक करके डिस्कस करनी है। आज हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो है हमारे पास इवेपोरेशन। बेटा इवेपोरेशन क्या है? सपोज करें ये मेरे पास लिक्विड है, इस लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना या इस लिक्विड का गैस फेज के अंदर कन्वर्ट होने का जो अमल है वो आपके पास कहलाता है इवेपोरेशन। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आप देख सकते हैं ये एक अमल है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर आप ये एग्जाम्पल देखें, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोल वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है वो लिया है। मैं चाहता हूं मैं इस 1 मोल वाटर को इवेपोरेट करवा दूं, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दूं। तो बच्चे इस 1 मोल वाटर को इवेपोरेट करने के लिए मुझे जो हीट इसको देनी पड़ेगी वो है मेरे पास 40.7 किलो जॉल। अगर मैं 1 मोल वाटर को इवेपोरेट करवाना चाहता हूं तो मुझे इसके लिए जो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी वो है 40.7 किलो जॉल। ये बेटा पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है, हाउ मेनी एनर्जी यू रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स फॉर्म। तो बेटा आपको पता होना चाहिए 40.7 किलो जॉल
आपको एनर्जी देना पड़ेगी 1 मोल लिक्विड वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसको इक्वेशन की फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, H2O ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था, इवेपोरेशन हुई, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो हमारे पास थी 40.7 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हमने वाटर जो लिया था वो 1 मोल लिया था। इसके साथ साथ बेटा एक और प्रोसेस है, वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बिल्कुल ऑपोजिट है इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन में लिक्विड चेंज हो रहा था गैस के अंदर, कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस चेंज होती है आपके पास लिक्विड के अंदर। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे इवेपोरेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज करें हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल है, कुछ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है एवरेज एनर्जी, और ये जो अपर सरफेस के ऊपर हाई सरफेस पर होती है इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है मोर देन एवरेज। बेटा जब हम इसको हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है, और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी पहले ही मोर देन एवरेज थी उनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि इवेपोरेशन कैसे होती है। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज होती है, कुछ की मोर देन एवरेज होती है। जब हम इनको हीट देते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी मोर देन एवरेज थी उनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो मजबूर हो जाते हैं अपनी सरफेस को छोड़कर मूव करने के लिए, और वो गैस वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास गैस में चेंज हो जाते हैं। बेटा ये जो इवेपोरेशन होती है ना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होती है, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, तो ये हर जगह आपके पास इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इवेपोरेशन होती ही रहती है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन बच्चे आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि ऐसा अमल जिसको होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो। इवेपोरेशन की फॉर्म में यहाँ पे हरारत की ज़रूरत हो, दर्जा हरारत की ज़रूरत हो, टेम्परेचर की ज़रूरत हो, तो हम कहते हैं इवेपोरेशन इज़ आ कंटिन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। इवेपोरेशन एक जारी रहने वाला अमल है जो हर दर्जा हरारत पर होता रहता है। उसके बाद द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे बाद जो इवेपोरेशन का रेट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो हमारे पास इवेपोरेशन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। बच्चे इवेपोरेशन आपके पास एक कूलिंग प्रोसेस है। हम देखते हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस कैसे है। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग लेता हूँ, अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखें, मेरे पास ये एक कंटेनर है बच्चे, ठीक है। इस कंटेनर की ये मैंने लिक्विड मॉलिक्यूल इसमें लिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इवेपोरेशन होती कैसे है। तो बेटा आपके पास ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल थे, ये इनको मैं थोड़ा सा ब्लैक से शो कर रहा हूँ, इनकी एनर्जी क्या थी, आपके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल थे। ये वाले क्या थे, हाई काइनेटिक एनर्जी थी इन मॉलिक्यूल्स की। बेटा जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स आपके पास सरफेस को छोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं, तो
पीछे आपके सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है। अब सिस्टम की एनर्जी हमारे पास क्या हो गई है, लो। अब ये सिस्टम अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है तो इसने साइड वाले से करनी है, इसने साइड वाले से, इसने साइड वाले से, इसने इस साइड वाले से, इस तरह ये अमल सराउंडिंग्स तक चले जाता है। सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होना, एनर्जी एब्जॉर्ब, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कहां से, सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास फॉल हो जाता है और हमें कूलिंग फील होती है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं बच्चे, इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। जब आपके पास हाई किनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, हमारे सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है। इस सिस्टम की एनर्जी को पूरा करने के लिए आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल हो जाता है और हमें कूलिंग फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कूलिंग प्रोसेस है। अब हम आते हैं कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो बेटा फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी बुक में जो फैक्टर डिस्कस किए गए हैं हम सिर्फ उनकी बात करते हैं। वो हमारे पास है सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखते हैं सरफेस एरिया इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करता है। बेटा इवेपोरेशन तो है ही सरफेस फिनोमेना। आपके पास जितना बड़ा सरफेस एरिया होगी, जितनी ज़्यादा सतह होगी, उतनी इवेपोरेशन तेज़ी से होगी। ठीक है, ये बात माइंड में रख लिए। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मुझे जल्दी है, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी चले जाऊँ, तो बेटा ये आपके पास एक सपोज करें मेरे पास एक कप है। अगर आप इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये आपके पास इसका सरफेस एरिया ये इतना बनता है। बेटा आप लोग जानते होंगे कि चाय का कप को ना एक प्लेट के अंदर, जिसे हम सॉसर कहते हैं, और पंजाबी में कॉमन ज़बान में उर्दू के अंदर इसको पिर्च भी कहते हैं। तो बेटा बाज़ औक़ात गाँव में लोग जो होते हैं ना, इस चाय को इस पिर्च के ऊपर डालकर इस तरह करके पी लेते हैं और चाय बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है। असल में यहाँ पे सरफेस एरिया का फैक्टर आपके पास अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया एज़ कंपेयर टू कप, सॉसर का सरफेस एरिया एज़ कंपेयर टू कप ज़्यादा होता है। तो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं चाय के, जिसकी वजह से बाकी चाय क्या हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी ज़रूर। बेटा दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। इस फैक्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर इवेपोरेशन के। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये मेरे पास दो टब है, एक ये टब लिया मैंने, एक मेरे पास ये टब है। बच्चे एक टब के अंदर मैंने ले लिया हॉट वाटर, इसके अंदर मैंने ले लिया हॉट वाटर, और बच्चे इसके अंदर मैंने ले लिया कोल्ड वाटर। अब ये जो हॉट वाटर होगा इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे सेम टाइम के बाद इसका टब का वाटर लेवल जो होगा वो डिक्रीज हुआ होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, वो इवेपोरेट कर जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट फैक्टर बच्चे हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
बच्चे मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम IMF या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। बेटा अगर आपके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका मॉलिक्यूल मुश्किल से इवेपोरेट होगा, और अगर आपके लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो आपका जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है और अल्कोहल है, बेटा क्योंकि वाटर के दरमियान आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इनमें इवेपोरेशन कम होती हैं एज़ कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि इनके दरमियान आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कंपेयर टू वाटर। तो इसी वजह से अल्कोहल का आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू वाटर। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इस तमाम लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।